नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नगर निगम श्रीनगर में मेयर के चुनाव को लेकर पार्टियों में उम्मीदवारों के नाम को चयन को लेकर कार्यकर्ता अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी नेता लखपति भंडारी ने कहा कि वैसे तो बीजेपी में कई योग्य कार्यकर्ता हैं। बताया गया कि नगर निगम के भीतर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कई विकास कार्य करवाए हैं। पार्टी जिस भी कार्यकर्ता को टिकट देगी, सभी कार्यकर्ता एक मत होकर उसको जीतने में सहयोग करेंगे। साथ ही कहा कि अगर पार्टी उन पर भरोसा जताती है तो वो भी दावेदारी नगर निगम के मेयर पद को लेकर रखते हैं। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट है, मैं एक बात का विरोधी हूं कि जो हमारे कुछ जिहादी हो या इस प्रकार के रोहिंग्या हो जो हमारी छोटी छोटी बच्चियों को अपना टारगेट बना रहे हैं, जो धर्म परिवर्तन करवाने का, मैं इस चीज का विरोध करता हूं। और इसको लोग अगर राजनीति सोचते तो सोचें, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है कि मैं अपनी बच्चों को, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको हर हाल में इन जिहादियों के चंगुल से बचाना, और जो इस प्रकार की इन लोगों की एक प्रवृत्ति, एक जो फंडिंग करके और इस प्रकार से एक सोची समझी रणनीति के तहत जो हमारे बच्चों को फंसाने का काम कर रहे हैं, मैं हमेशा उस बात का विरोधी हूं। पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि योग और संस्कृति को बढ़ावा मिलने पर पूरी दुनिया में भारत की अलग पहचान बनी है। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि उनकी संस्था योग को बढ़ावा देने के साथ ही सनातनी संस्कृति का पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार कर रही है ताकि भारत को विश्व गुरु बनाया जा सके। उसको विश्वव्यापी बनाने का एक हमारा लक्ष्य था, उसी के लिए उसकी स्थापना हुई है। और आज हमें यह सोच कहीं न कहीं हमें शक्ति प्रदान करता है कि आज पूरे विश्व में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पतंजलि का यह अभियान पहुंच रहा है। और लोग आज हमारी जो विरासत की जो गौरव है, योग आयुर्वेद के माध्यम से जुड़ करके लोग अपनी संस्कृति के साथ जुड़ रहे हैं। और इस अभियान में चाहे वो संस्था के रूप में हो, चाहे संगठन के रूप में लाखों और लाखों भाई बहन कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से पूरे देश और विदेशों में भी अनेक देशों और उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स की तेजी होती तैयारियों के बीच वॉलंटियर बनने का जबरदस्त क्रेज है। कॉलेजों के छात्रों से लेकर रिटायर्ड आर्मी अफसर तक वॉलंटियर बनने के लिए लाइन में है। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड से बाहर अन्य प्रदेशों से भी रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं और अब तक करीब 10,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। हालांकि वहां की आवश्यकता के 2-2.5 हजार वॉलंटियर्स की है। नेशनल गेम्स के शुभारंभ समेत अन्य प्रतीकों के लॉन्चिंग के बाद रजिस्ट्रेशन में तेजी आई है। नेशनल गेम्स सचिवालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित सिन्हा के अनुसार नेशनल गेम्स जैसे बड़े आयोजन के लिए सभी का सहयोग लिया जा रहा है। वहीं अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि कई रिटायर्ड अफसरों ने वॉलंटियर बनने की इच्छा प्रकट करते हुए रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व अन्य प्रदेशों से भी रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। और उत्तराखंड में इन दिनों नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। इस बीच पंचायती राज विभाग भी त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन को लेकर अपनी तैयारी में जुट गया है। आपको बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल भी पिछले 2 दिसंबर को समाप्त हो चुका है। हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी 12 जिलों में एक साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। प्रदेश के पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव ने बताया कि निर्वाचन आयोग के साथ पंचायती राज विभाग की बैठक है और इस बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव और अन्य तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया है कि अभी सबका फोकस उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर है। पंचायत चुनाव को लेकर हमारी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन पहले सरकार की प्राथमिकता नगर निकाय के चुनावों को
संपन्न कराना है, उसकी नगर निकाय जो नगर विकास विभाग है उसके द्वारा अपनी तैयारियां की जा रही हैं। जहां तक पंचायती राज के त्रिस्तरीय चुनाव का संबंध है, आज हमारी निर्वाचन आयोग के साथ बैठक है, उसमें जो आगे की कार्रवाई है उसके बारे में निर्णय किया जाएगा। महीने के तीसरे बुधवार को काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय में विकलांग सर्टिफिकेट बनाए जाने हैं, लेकिन चिकित्सालय में मात्र एक हड्डी जोड़ विशेषज्ञ होने के कारण विकलांग सर्टिफिकेट बनाने में काफी सुविधाओं का अभाव है और इसी के साथ साथ जिसका मुख्य कारण हड्डी जोड़ विशेषज्ञ अस्पताल में मात्र एक है और ओपीडी में 150 से 200 मरीजों को देखा जाता है। अधिक भीड़ होने के चलते विकलांग सर्टिफिकेट बनने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विकलांगों के लिए नगर के लिए जो है बसपा नेता और मुख बधिर विकलांग कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर एम.ए. राहुल एक मसीह के रूप में कार्य करते हैं और इस समय चुनावी दौर चल रहा है और वो भी बसपा जो है संभावित मेयर प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में है। बावजूद इसके वह राजनीति को पीछे छोड़ते हुए विकलांगों के हित में कार्य कर रहे हैं। मैं उत्तराखंड विकलांग कल्याण समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और जब तक मैं जीवित रहूंगा मेरा इस स्कूल का करना मेरे दिव्यांग भाइयों के काम आएगा। चुनाव तो 5 साल में आता है और दिव्यांगों की सेवा में 20 साल से कर रहा हूं। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। चुनाव तो हमने पिछली बार 2018 में मेयर का चुनाव लड़ा है। अभी तक हमारे यहाँ जितने भी विकलांग हैं उन सबका विकलांग बनाया जा रहा है। भीड़ भाड़ आज आप देख ही रहे हो कितनी भीड़ है और मैं एक अकेला डॉक्टर हूँ, मुझे दोनों कंबाइन होकर आज विकलांग वो भी करना पड़ रहा है और यहाँ पे जो मरीज जो ट्रीटमेंट वाले हैं वो भी आ रहे हैं। तो हम सभी का निस्तारण करके चाहे 5 बज जाए, हम 5 बजे भी यहाँ बैठे मिलेंगे। कहने पे ही आ गए थे एकदम तुरंत फोन करके रेलवे का पास बनाने के लिए और बस का हमें कई बार उतार दिया गया। इस मारे हमें पास बनवाया है जो कोई नहीं उतार पाए इस मारे। तो अब आज सर्टिफिकेट बनवाने आए हैं आप? अच्छा, तो ठीक कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। और ऋषिकेश में लापरवाही के चलते शहर में जगह जगह अवैध टेम्पो और टैक्सी स्टैंड बनते जा रहे हैं। इन स्टैंड पर प्रतिदिन सैकड़ों टेम्पो और टैक्सी खड़े हो रहे हैं। अवैध स्टैंड बनने से सड़कें संकरी हो गई है, जिससे सड़क पर जाम लग रहा है और सड़क हादसे होने की संभावना बढ़ गई है। स्थानीय लोग कई बार अवैध स्टैंड और जाम की समस्या से निजात दिलाने की मांग पुलिस से कर चुके हैं, फिर भी अभी तक इन अवैध स्टैंड पर कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दी है। पुलिस की कार्रवाई नहीं होने से शहर में नए स्टैंड भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि जल्दी ही इन अवैध स्टैंड को नहीं हटाया गया तो भविष्य में पुलिस और प्रशासन के लिए इनको हटाना टेढ़ी खीर साबित होगी। आज बालिका दिवस के अवसर पर यहाँ डायरेक्ट में बालिका पंचायत का जो है कार्यक्रम किया जा रहा है और सारे हमारे 11 जो ब्लॉक हैं, ब्लॉकों के चयनित जो बच्चियां हैं वो आई हैं। विभिन्न कार्यक्रम के रूप में, विभिन्न कौशल के रूप में उनका आज प्रतियोगिता हो रही है। इसमें जो सफल होगा तो पुरस्कृत किया जाएगा और उनके बीच मेरा संबोधन था। और बालिकाओं के लिए हम बहुत जनपद में काम कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारी मेयर का पद भी जो है बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षित है। तमाम रोजगार के हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा स्कूल में हम लोग काम कर रहे हैं। आप भाग ले रहे हो, ये बड़ी खुशी की बात। और पिछले दिनों मंगलौर क्षेत्र में विजिलेंस टीम की छापेमारी के दौरान 110 किसानों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के विरोध में हरियाणा पंजाब के तर्ज पर किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दिए जाने और 200 यूनिट फ्री बिजली दिए जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने मंगलौर बिजली घर में महापंचायत आयोजित कर सैकड़ों किसानों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। किसानों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है
कि उत्तराखंड प्रदेश ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद भी किसानों का लगातार शोषण किया जा रहा है। छापेमारी के बहाने किसानों को लूटा जा रहा है। किसानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिससे किसान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और सड़कों पर उतरकर इसका जोरदार विरोध करेंगे। किसानों के धरने के बाद विद्युत विभाग के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को आश्वासन देकर धरने को समाप्त कराया। आज किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन चल रहा है। बेसिकली इनकी 2-3 मांगे हैं। इनकी एक तो मांग है कि किसानों को कुछ राज्यों में जहाँ पे किसानी के लिए टैरिफ पे जीरो टैरिफ पे बिलिंग दी जा रही है, तो उनको वो दी जाए। दूसरा, घरेलू में 200 यूनिट या 300 यूनिट जो रियायती जीरो कम कर दिया जा रहा है, वो भी मांग की है। अब चूंकि दोनों नीतिगत मामले हैं, इसके लिए इन्होंने कहा कि हमारा प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को दिया जाए, तो हम उसको उच्च अधिकारी प्रेषित करेंगे। जो लगाए जा रहे हैं हम उसका पूरा विरोध कर रहे हैं। जब तक हमारी फसलों के रेट नहीं बढ़ते, हमारी फसलों का रेट बढ़ाएगा। अगर सरकार जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाओगी किसान मजदूरों को, तो हमारे खेत में जो खंभे लगे हुए हम उसका 5 लाख रुपए महीना किराया लेंगे, नहीं तो अपने खेत में तो खंभे उखाड़ देंगे। स्मार्ट मीटर किसी भी सूरत में भारतीय किसान यूनियन स्वीकार नहीं करेगी। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, ये पवित्र धरती हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों 4 धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी 4 धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुखबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। 4 धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार का संकल्प है कि श्रद्धालुओं के लिए इन तीर्थ स्थलों के दर्शन पूरे साल सुगम और सुरक्षित रूप से होते रहें। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि यात्रा शीतकाल में भी चले, ताकि चारों धामों के दर्शन का लाभ हमारे सभी श्रद्धालुओं को, देश विदेश के पर्यटकों को मिलता रहे। सर्दियों के मौसम में धार्मिक स्थलों के दर्शनों के साथ साथ उत्तराखंड में अनेक मनमोहक पर्यटन स्थल हैं, जहां यात्रियों को सर्दियों की खिली धूप, बर्फ से ढके पहाड़ों, निर्मल नदियों, झीलों की खूबसूरती का एक अलग ही अनुभव होता है। पर्यटकों की सुविधा के लिए सभी पर्यटन स्थलों और यात्रा मार्गों पर ठहरने की सुविधाओं और आवश्यक सेवाओं के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में आपदा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग लगातार अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि जिन क्षेत्रों में आपदा जैसी स्थितियां अधिक देखने को मिलती हैं, उन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ ही साथ जिला प्रशासन भी अपने स्तर पर अधिकारियों को तमाम तरह की जानकारियां और ट्रेनिंग देकर उन्हें आपदा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए पहले से ही तैयार कर रहा है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि इस समय स्थितियां सामान्य हैं और हमें अभी से अपनी सभी तैयारियां पूरी करनी चाहिए। ट्रेनिंग का कार्य हमारा पहले से ही चल रहा है, कोई नया कार्य नहीं है। हमारा प्रयास है कि जब आपदा का समय नहीं है तो उसमें हम लोग तैयारी का समय मानते हैं इसको,
और जितनी अच्छी तैयारी होती है उतना अच्छा हम आपदा में मैनेज कर पाते हैं। तो उसी के क्रम में इसमें ट्रेनिंग का कार्य चल रहा है, सभी जनपद के द्वारा किया जा रहा है। अब हमारा प्रयास है कि स्कूलों में या जन समुदाय तक या जिस जगह ज्यादा आपदा आती है वहां पे हम ट्रेनिंग करावें। उस दिशा में कार्रवाई चल रही है और उसको थोड़ा सा एग्रेसिव तरीके से करने की प्लानिंग चल रही है। अभी योजना बन रही है हमारी, बहुत जल्दी हम इसको लॉन्च करने वाले। और खटीमा जामा मस्जिद और मदरसा रहमानिया के प्रशासक कामिल खान ने एक प्रेस वार्ता की और खटीमा वक्फ संपत्ति के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि जामा मस्जिद और मदरसा रहमानिया के विकास और उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वक्फ संपत्ति के बारे में भ्रम फैलाकर उनकी छवि को खराब करने का कार्य किया जा रहा है। प्रशासक खान ने जामा मस्जिद के पूर्व में आवंटित की गई दुकानों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। मेरा जो है मुख्य उद्देश्य यही है यहाँ पर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का कि कुछ क्षेत्र में जो है वक्फ माफिया जो है इस जामा मस्जिद को अपनी विधि दृष्टि बनाए गए हैं वक्फ माफिया पे, और कुछ भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कुछ असामाजिक क्षेत्र के अंदर, जिनका कहना यह है कि साहब वक्फ की संपत्ति खुर्द-बुर्द हो रही है, वक्फ की संपत्ति दुकानें बेची जा रही हैं, स्कूल बंद करा दिया गया है। तो मैं आज ये बताना चाहता हूं कि आप सम्मानित मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आह्वान पर गौतम अडानी मामले और मणिपुर हिंसा को लेकर बीते रोज देशव्यापी राजभवन कूच किया गया। इस क्रम में उपखंड कांग्रेस ने भी राजभवन कूच किया, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष से लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर चौहान का कहना है कि कांग्रेस पार्टी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर इस तरीके का कार्य कर रही है। मनबीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रही है और सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। देश के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, इसलिए वो अपनी बात को सच साबित करने के लिए बार बार झूठ बोल रही है। और कांग्रेस पूरी तरह से विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रही है और देश के प्रधानमंत्री और देश को बदनाम करने के लिए विदेशी ताकतों का समर्थन कर रही है, उनका सहयोग ले रही है। इसलिए विदेशी मीडिया में जो भी प्रकाशित होता है उसका बहाना लेकर के कांग्रेस पार्टी सदन को नहीं चलने देती है या सड़क पर उपद्रव मचाने की कोशिश करती है। इसलिए कांग्रेस के एजेंडे का हिस्सा है कि देश के खिलाफ और जसपुर के नवनियुक्त एसडीएम चतर सिंह चौहान ने ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जसपुर तहसीलदार को जनहितों की सुरक्षा के लिए गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरण व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, नगर क्षेत्रों में अलाव जलाने के निर्देश भी दिए गए और इसके बाद वे जसपुर चिकित्सालय निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत को चिकित्सालय में साफ सफाई व्यवस्था और रैन बसेरों को चुस्त दुरुस्त करने को भी कहा है। आज मेरे द्वारा ईओ जो जसपुर है प्रशासकीय अधिकारी और जो महुआ डाबर के ईओ हैं, उनको दोनों को निर्देश दिए गए हैं कि आप आज से अलाव जलाना शुरू करेंगे क्योंकि सर्दियां काफी हो गई है। इसके अलावा मैंने अपने तहसीलदार जो है उनको भी निर्देश दिया है कि वो भी जो कंबल वितरण होना है असहाय और गरीब लोगों को, उसका वितरण भी कल तक सुनिश्चित कर लें। और इसके अलावा नगर पालिका की व्यवस्थाओं को भी आज देखा गया। सीएससी सेंटर सीएससी जो हमारा है यहाँ जसपुर में, उसका भी निरीक्षण किया गया। तो बाकी व्यवस्थाएं अभी संतोषजनक पाई गई है और ठंड के प्रकोप को देखते हुए अलाव जलाने के और कंबल वितरण के निर्देश दिए गए।
को देखिए दिशा निर्देश दिया गया है, जहां पर असहाय लोगों को भी देखिए कंबल बांटे जा रहे हैं, जो कि देखिए ठंड का प्रकोप भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में खासतौर से जो असहाय लोग होते हैं उनके लिए और भी परेशानियां बढ़ जाती हैं, जिसके लिए अब एक अच्छी पहल की जा रही है, जहां पर जो असहाय लोग हैं जिनके पास पूरी व्यवस्था नहीं है ठंड से बचने के लिए, उनको कंबल वितरण किया जा रहा है। एसडीएम चतर सिंह चौहान का ये बड़ा आदेश है कि जो भी असहाय लोग हैं सबके लिए ठंड में उनके लिए समुचित व्यवस्था की जाए, जिनके पास कंबल नहीं है कंबल दिया जाए, खाने पीने की भी समुचित व्यवस्था की जाए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। राज्य सरकार द्वारा आरक्षण तय किए जाने के बाद अब सभी 11 मेयर सीटों सहित सभी नगर पंचायत सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी तय करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। नैनीताल जिले की 7 निकाय सीटों पर जो है उसमें से 5 नगर पालिका, 1 नगर पंचायत और 1 मेयर सीट पर कांग्रेस और बीजेपी ने उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन तेज कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नैनीताल जिले के चुनाव प्रभारी गोविंद सिंह कुंजवाल ने बताया कि उनकी तरफ से सभी नाम पैनल को भेज दिए गए हैं और अब अंतिम निर्णय हाईकमान लेगा। गोविंद सिंह कुंजावत का कहना है कि पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन को लेकर एक रणनीति तैयार की है और वे जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित करेंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी कार्यकर्ता के साथ बैठक कर रही है ताकि हर सीट के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार का चयन किया जा सके। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी जनता की समस्याओं को लेकर गंभीर है और स्थानीय चुनावी में जनता के विश्वास को जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमने लगभग सभी जगह पैनलों का चयन अपने स्तर से हमने कर दिया है और 4-5 दिन के अंदर जो है पैनल हमारा जो है पीसीसी को पहुंच जाएगा। उसके बाद पीसीसी वालों ने तय करना है क्या करेंगे, आगे भेजेंगे अपने स्तर से तय करेंगे कैंडिडेट। ओबीसी का लग तो नहीं रहा था, लेकिन मैंने ओबीसी करी है, इसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई इस पास कैंडिडेट नहीं है। हम बहुत मजबूती के चुनाव लड़ेंगे और अभी आप आगे देखेंगे कोई नया खेल भी हो सकता है और साथ में हमारे पास पुराने कैंडिडेट भी हैं। निकाय चुनाव की घोषणा हुई है, इसके बाद चुनाव के साथ साथ ही हमारे संगठन पर्व भी चल रहा था, बूथों का गठन कार्य भी चल रहा था, सक्रिय सदस्यता का काम भी चल रहा था, तो सारी चीजें हमारी मैदान पर चल रही थी। अब हम चुनाव के उसमें आए हैं, हमारे पर्यवेक्षक नियुक्त हो चुके हैं, हमारे सभी निकायों के प्रभारी नियुक्त हो गए हैं। हमारे नैनीताल जिले में 7 निकाय हैं, 5 नगर पालिकाएं हैं, 1 नगर पंचायत है और 1 नगर निगम है। इन सभी में हमारे पर्यवेक्षक आने शुरू हो गए। कल से सभी नगर पालिकाओं में हमारे जो अभी पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं, जिनकी कल घोषणा हुई है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने की है, वे सभी लोग आकर के वहां बातचीत करके कार्यकर्ताओं से अपना निर्णय जो है ऊपर को भेजेंगे, उसके बाद चयन होगा कार्यकर्ता। जो लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, संगठन के माध्यम से वे अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, उन सभी के नाम पर विचार करने के लिए ही अभी जो हमारे पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं, प्रत्येक निकाय में 3 पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं और 3 पर्यवेक्षक निगम के लिए भी नियुक्त हुए हैं हमारे जिले के लिए। तो वे पर्यवेक्षक अभी अपना जो कार्यक्रम बनाएंगे, उसके बाद वो शक्ति केंद्र संयोजक से ऊपर के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं इनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद ही हमारा टिकट का फाइनल। तो हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी में है, जो भारतीय जनता के साथ जुड़ रहा है, जो भारतीय जनता की जय जयकार कर रहा है, उसको ही सभी को जो भी मिला। हमारा तो काम, संगठन का काम चुनाव लड़ाना और मजबूती से हम चुनाव में जीतेंगे, क्योंकि हमारे पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो लगातार उनका प्रवास रहता है, हर छोटी बड़ी चीज को देख रहे हैं, विकास कार्यों में हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं, इसलिए भारतीय जनता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड, ये पवित्र